नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार किया है और उसने अमेरिका के बातचीत के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। ईरान का दावा है कि अमेरिका इस बातचीत को लेकर पूरी दुनिया में अफवाह फैला रहा है, यानी ये ईरान युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही युद्ध विराम का ऐलान करते हुए यह दावा किया था कि ईरान के साथ उनकी बहुत ही सकारात्मक बातचीत चल रही है और अब पूरी दुनिया सिर्फ ये जानना चाहती है कि अमेरिका की ईरान में आखिर किन नेताओं से बातचीत हो रही है। आज हम ईरान से अमेरिका के इस समझौते का सच डिकोड करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इस युद्ध में ईरान अपनी बेहद कमजोर एयरफोर्स के साथ दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स के सामने टिका हुआ है। इस युद्ध में आपने शायद ही ईरान के किसी फाइटर जेट की तस्वीर देखी हो, क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल के लेटेस्ट फाइटर जेट्स का मुकाबला अपने सस्ते ड्रोन से कर रहा है। ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल से इस युद्ध की परिभाषा को ही पूरी तरह से बदल दिया है। इस युद्ध का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अब हमला करने के लिए आपको महंगे और लेटेस्ट फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं, आप सस्ते ड्रोन से भी युद्ध की बाजी पलट सकते हैं। और आखिर में आपको भारत में पहली इच्छा मृत्यु के बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की इजाजत पाने के बाद 24 मार्च को हरीश राणा ने आखिरकार मृत्यु को प्राप्त कर लिया। हरीश राणा ने अपनी मृत्यु को ही जीवन का सबसे बड़ा उत्सव बना लिया। हरीश ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी आंखें और अपने हार्ट का वॉल्व डोनेट कर दिया है। आज हरीश की इस शोक सभा में हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज के युद्ध का अपडेट देते हैं। आज ईरान युद्ध का 26वां दिन है। अब सोचिए, आप देखते ही देखते 26 दिन निकल गए हैं। यह युद्ध 26 दिन से चल रहा है और ऐसा लगता है कि यह युद्ध अब दुनिया का एक नया नॉर्मल बन गया है। ईरान ने आज अपनी मिसाइल से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया है। ईरान के मुताबिक हमले के समय USS अब्राहम लिंकन ईरान के समुद्री तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर समुद्र में मौजूद था और उसके हमले की वजह से इस USS अब्राहम लिंकन को अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह हटना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा। ईरान ने यह भी कहा है कि जैसे ही यह वॉरशिप दोबारा ईरान की मिसाइल्स की रेंज में आएगा, उस पर फिर से हमले किए जाएंगे। लेकिन अमेरिकी सेना ने ईरान के इस दावे को गलत बताया है। तो ये तो एक हमला हुआ ईरान की तरफ से जो उसने दावा किया है। आज ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के डिमोना शहर में उसके न्यूक्लियर साइट के पास एक मिसाइल हमला किया और इस जगह का नाम है डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी। कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक परमाणु रिएक्टर भी मौजूद है और इजराइल का परमाणु कार्यक्रम इसी न्यूक्लियर फैसिलिटी से चलता है। यानी ये जो जगह है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इजराइल ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया दुनिया के सामने कि उसके पास परमाणु हथियार हैं और वो असल में कभी इसका खंडन भी नहीं करता। इससे पहले 21 मार्च को भी ईरान ने बिल्कुल इसी जगह डिमोना में एक मिसाइल हमला किया था। यानी ईरान समझ चुका है कि यहां पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसलिए वो इसी जगह पर बार बार हमले कर रहा है, जो कि इजराइल के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो देखिए, नौबत यहां तक आ गई है कि ईरान इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर रहा है। इसी तरह इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आज एक मिसाइल हमला किया। इजराइल के इस हमले से इस न्यूक्लियर प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने खुद इस हमले की जानकारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दी है और ये पूरी दुनिया में
परमाणु टेक्नोलॉजी की निगरानी करने वाली एजेंसी होती है और जब भी कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो उसे जानकारी देना आवश्यक होता है। अब देखिए, बुश शहर में ईरान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां पर यह हमला किया गया है। अब आज की एक और बड़ी खबर सुनिए। 24 मार्च की रात को ईरान ने कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी एक ड्रोन हमला किया है। इस हमले के बाद कुवैत एयरपोर्ट के पास आग लग गई और यह ड्रोन हमला एक ईंधन टैंक को लक्ष्य बनाकर किया गया था। तो अब ये जो युद्ध है, इसका एक खास पैटर्न आपको दिखाई देगा। पावर प्लांट्स पर हमले किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं और ऐसी कोई भी जगह जो कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आती है, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। और मंशा ये रहती है कि एक दूसरे के पावर प्लांट को उड़ा दिया जाए ताकि दूसरे देश में बिजली चली जाए, दूसरा देश जो है वो अंधेरे में चला जाए, लोगों को बहुत परेशानी हो। इसी प्रकार से जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले किए जा रहे हैं ताकि तेल की कमी हो जाए, डीजल पेट्रोल की कमी हो जाए, गैस की कमी हो जाए। और ये जो हमला है, ये एक दूसरे को, कौन सा देश दूसरे दुश्मन देश को कितना दर्द दे सकता है, कितना घाव दे सकता है, एक दूसरे के लोगों को कितना परेशान कर सकता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हद तक बर्बाद कर सकता है, अब ये युद्ध उस तरफ जा रहा है। ड्रोन ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ईंधन टैंक को निशाना बनाया, जो कि तस्वीरें अभी आपने देखी, जिससे इसमें आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान की सेना ने इब्राहिम लिंकन विमान वाहक पोत को निशाना बनाते हुए जो है तटीय क्रूज मिसाइल्स दागी हैं। इजराइल के हडेरा के पास तो तेहरान में जो कुछ नए हमले हुए हैं ये आप देखिए। और आज इजराइल की वायुसेना ने तेहरान में कई हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान की सरकार के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया है। तस्वीरें देखिए। या फातिमे ज़हरा कमक हम को, कमक हमें को, या फातिमे ज़हरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब आपको हमारा आज का एक बड़ा विश्लेषण दिखाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ईरान अपने इतने कमजोर फाइटर जेट्स के साथ, इतनी बेहद कमजोर एयरफोर्स के साथ इस युद्ध में अमेरिका की इतनी शक्तिशाली एयरफोर्स के सामने कैसे टिका हुआ है? ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल से इस युद्ध का पूरा खेल पलट कर रख दिया है। इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक यह है कि अब दुश्मन पर हमला करने के लिए आपको महंगे और लेटेस्ट फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले पूरी दुनिया यही मानती थी कि ईरान के पास एक बहुत ही कमजोर और आउटडेटेड एयरफोर्स है, जिसके पास बहुत ही पुराने फाइटर जेट्स हैं, ताकत बहुत कम है और ये अमेरिका और इजराइल के आधुनिक और एडवांस्ड एयरफोर्स और उनके फाइटर जेट्स का मुकाबला नहीं कर सकती। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है और अमेरिका के पास लगभग 3000 फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका की वायुसेना के पास 5वीं पीढ़ी के ही लगभग 800 फाइटर जेट्स हैं और पूरी दुनिया में 5वीं पीढ़ी के सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स अमेरिका के पास हैं, 800। इजराइल के पास लगभग 239 फाइटर जेट्स हैं उसकी एयरफोर्स में और मिलिट्री पावर के हिसाब से इजराइल दुनिया का 15वां सबसे ताकतवर देश है।
इजराइल की एयरफोर्स में अमेरिका में ही बने चौथी और पांचवी पीढ़ी के F-35, F-16 और F-15 जैसे फाइटर जेट्स हैं। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि ईरान के सामने कौन है। ऐसी सेना जो पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है, नंबर 1 पर, और दूसरी सेना जो है वो नंबर 15 की सेना है। ये दो सेना मिलकर ईरान पर हमला कर रही है। अब देखिए ईरान के पास क्या है। ईरान के पास तीसरी और चौथी पीढ़ी के बहुत पुराने लगभग 230 फाइटर जेट्स हैं और शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में ईरान पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर आती है। इजराइल 15वें नंबर पर आता है और ईरान की सेना 16वें नंबर पर आती है। यानी अगर सेना की ताकत आप देखें तो लगभग दोनों की बराबर है, लेकिन दोनों की एयरफोर्स में बहुत अंतर है और ईरान की एयरफोर्स अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस की वजह से बहुत पीछे है, कमजोर है और उसके पास लेटेस्ट फाइटर जेट्स भी नहीं है। कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल के 3,239 फाइटर जेट्स हैं, अगर दोनों को आप मिला लें तो। ये देखिए, जिसमें इजराइल के 230 के आसपास है। इसके मुकाबले ईरान के पास सिर्फ 230 फाइटर जेट्स हैं। तो एक सेना जो लड़ रही है 3,239 फाइटर जेट्स एक के पास, और सामने ईरान के पास सिर्फ 230। और ईरान के हर एक फाइटर जेट के मुकाबले अमेरिका और इजराइल के 14 फाइटर जेट्स हैं, यानी एक के मुकाबले 14 का रेशो है। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर, इजराइल 15वें नंबर पर, ईरान 16वें नंबर पर। लेकिन आज जो पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि क्या एयरफोर्स जरूरी है, और फाइटर जेट्स अगर किसी के पास ना हो तो युद्ध में उसके पास क्या विकल्प बचते हैं। ईरान के पास कुछ फाइटर जेट्स चौथी पीढ़ी के हैं जैसे MiG-29, और ज्यादातर इससे भी पुराने तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं जैसे F-14 टॉमकैट और F-4 फैंटम। आप आज के टाइम में कह सकते हैं पुराने जमाने के फाइटर जेट्स हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान ने तीसरी पीढ़ी के ये लड़ाकू विमान 1970 के दशक में अमेरिका से ही खरीदे थे। इस युद्ध में अब तक अमेरिका और ईरान के फाइटर जेट्स के बीच कोई बड़ा हवाई युद्ध नहीं हुआ है। मैं तो आपको यह कहूंगा कि इसमें आपने ईरान के फाइटर जेट्स की तस्वीरें इस बार बहुत ही कम देखी होंगी, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान अपनी हवाई ताकत की सच्चाई अच्छी तरह से जानता है। उसे पता है कि उसके फाइटर जेट्स अमेरिका के लड़ाकू विमानों के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, और जो कुछ उसके पास था भी उसे अमेरिका ने नष्ट कर दिया है। ईरान के बहुत सारे हवाई जहाज ऐसे हैं जिन्हें खड़े खड़े ही एयरपोर्ट पर ही, हवाई पट्टी पर ही अमेरिका ने नष्ट कर दिया। इसलिए ईरान ने इस युद्ध में अपने फाइटर जेट्स की बजाय ड्रोन्स और मिसाइल्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब आपको पश्चिम एशिया के उन प्रमुख देशों की सैन्य ताकत दिखाते हैं जिनके खिलाफ ईरान लगातार मिसाइल्स और ड्रोन से हमले कर रहा है। ये देश अभी तो चुप बैठे हैं, लेकिन इनके पास ताकत कितनी है आप जरा देखिए। सऊदी अरब को पश्चिम एशिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। सऊदी अरब के पास 283 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें अमेरिका में बने F-15 फाइटर जेट और यूरोप में बना यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट भी है। सऊदी अरब की सेना की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स ही मानी जाती है। बहुत शानदार एयरफोर्स उसके पास है। कतर के पास भी 115 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें रफाल, F-15 फाइटर जेट और यूरो फाइटर टाइफून जैसी चौथी पीढ़ी के आधुनिक फाइटर जेट्स हैं। UAE की एयरफोर्स में 99 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें उनके पास रफाल है, मिराज 2000 है और F-16 जैसे फाइटर जेट हैं। और जॉर्डन के पास भी 44 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें F-16 फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। जॉर्डन की सेना संख्या के मामले में भले ही छोटी हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों के मामले में ये काफ़ी आगे है। इसका मतलब है कि ईरान अपने चारों तरफ ऐसे देशों से घिरा हुआ है, ऐसे देशों से लड़ रहा है और ऐसे देशों पर हमले कर रहा है जिनकी हवाई ताकत का वो खुद कभी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ये ईरान की युद्ध लड़ने की एक नई रणनीति है, जिसमें एक तरफ सस्ते ड्रोन्स हैं और दूसरी तरफ महंगे और आधुनिक फाइटर जेट्स हैं। चौथी पीढ़ी के एक फाइटर जेट की कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है और पांचवी पीढ़ी के जेट की कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए है, जबकि ईरान के एक शाहिद ड्रोन की कीमत सिर्फ 18 लाख से 40 लाख रुपए है। यानी एक फाइटर जेट की कीमत में 1000 से लेकर 2200 शाहिद ड्रोन्स
खरीदे जा सकते हैं। अमेरिका हर महीने लगभग 16 F-35 फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन करता है, एक महीने में 16। लेकिन ईरान हर महीने 10,000 ड्रोन्स का निर्माण कर सकता है। सिर्फ ईरान युद्ध ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ड्रोन्स धीरे धीरे फाइटर जेट्स की जगह लेते जा रहे हैं। और ईरान युद्ध का एक और बड़ा सबक ये कि पैदल सेना का इसमें कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। ड्रोन्स की वजह से युद्ध लड़ने की ताकत अब सिर्फ बड़ी ताकतों यानी बड़े देश और बड़े देशों की एयरफोर्स तक सीमित नहीं रही। अब तक दुनिया में आतंकवादियों के पास अपनी एयरफोर्स नहीं हुआ करती थी। आप जानते हैं, जब आतंकवादियों के छोटे छोटे ग्रुप और गुट बड़े देशों की सेनाओं से लड़ते थे तो इनके पास जो सबसे बड़ी कमी होती थी वो ये कि इनके पास अपनी एयरफोर्स नहीं थी, इनके पास अपने फाइटर जेट्स नहीं थे। जैसे कि तालिबान के बारे में आपने सुना होगा, तालिबान के पास आज भी अपनी एयरफोर्स नहीं है। लेकिन ड्रोन्स ने इस कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है। हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी यही हुआ। पाकिस्तान की एयरफोर्स के हमलों के जवाब में अफगानिस्तान ने ड्रोन से जवाबी हमला किया है। तो आज का बड़ा पॉइंट यह है कि ईरान ने इस युद्ध में पूरी दुनिया के सामने एक नई रणनीति रखी है, और वो ये कि उसके पास अब ना तो उसकी एयरफोर्स बची है, ना उसके पास आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, लेकिन वो अपने ड्रोन्स के जरिए अपने दुश्मनों पर लगातार हमले कर रहा है। मतलब अगर आपके पास एक आधुनिक एयरफोर्स ना भी हो, आपके पास फाइटर जेट ना भी हो, तब भी आप अपने दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छे ड्रोन्स हैं और आपके पास अच्छी मिसाइल्स हैं और उनसे लड़ने के लिए आपके पास अच्छी रणनीति है। तो आज एक बड़ा सवाल ये होगा कि क्या आने वाले समय में जो बड़े बड़े देश हैं या छोटे देश भी जो हैं, वो क्या एयरफोर्स में इन्वेस्ट करना कम कर देंगे? क्या अब फाइटर जेट्स में पैसा लगाना बेकार है? क्योंकि फाइटर जेट की जगह अगर आप अच्छे ड्रोन्स अपने पास रखें तो हो सकता है वो भी वैसे ही हमले कर पाएं। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में युद्ध लड़ने के जो तरीके हैं वो कैसे लगातार हर युग में बदलते रहे हैं, और हर युग में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, एक नया हथियार आ जाता है, जिससे पुराने हथियार जो हैं वो आउटडेटेड लगने लगते हैं। आज से 326 वर्ष पहले, वर्ष 1700 से लेकर 1940 के दशक तक वॉरशिप्स दुनिया भर के युद्धों में सबसे ज्यादा हावी रहे। उस समय ब्रिटेन की नौसेना को क्वीन ऑफ द सीज कहा जाता था, और इसी नौसेना के दम पर ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों को अपना गुलाम बना लिया, पूरी दुनिया को लगभग जीत लिया। तब दुनिया में एक ही फॉर्मूला था, जितने बड़े वॉरशिप्स उतनी ही बड़ी तोप, और इस फायर पावर ने लगभग 250 वर्षों तक वॉरशिप्स को सबसे ताकतवर हथियार बनाए रखा, और इसमें ब्रिटेन सबसे आगे था। जहां भी ब्रिटेन को जरूरत होती थी अपने बड़े बड़े वॉरशिप्स वो भेज देता था, और इन वॉरशिप्स का जवाब किसी के पास था नहीं। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तस्वीर बदल गई, और पहली बार शुरुआत हुई हवाई जहाज से हमले करने की, हवाई हमलों की, जिसने बड़े बड़े वॉरशिप्स को पानी में डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध में एयरक्राफ्ट द्वारा किए गए हमलों से लगभग 25 वॉरशिप्स नष्ट होकर पानी में डूब गए। उस समय जापान ने 263 मीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप बनाया था, जिसका नाम था यामातो। लेकिन वर्ष 1945 में फाइटर जेट्स ने ही हमला करके हवाई हमले से इसे डुबो दिया, और तब दुनिया ये समझ गई कि फाइटर जेट्स लड़ाई के मैदान का अब एक नया हथियार है, जिसके पास जितने बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, जितने ज्यादा फाइटर जेट हैं, युद्ध वही जीतेगा। इसके बाद के हर युद्ध में, चाहे वो वियतनाम युद्ध हो, खाड़ी युद्ध हो, या फिर इराक और अफगानिस्तान का युद्ध हो, हर बार फाइटर जेट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती चली गई। अमेरिका ने कुछ ऐसे युद्ध भी लड़े जिसमें सिर्फ फाइटर जेट्स और मिसाइल से ही हमले किए, जैसे 1999 में सर्बिया का युद्ध। इस समय दुनिया में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का बहुत बोलबाला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है स्टेल्थ, यानी ये रडार पर दिखाई नहीं देता। अमेरिका, रशिया और चीन ने अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना लिया है। इसके अलावा भारत भी अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट इस समय बना रहा है, डेवलप कर रहा है। आने वाले समय में फाइटर जेट्स अकेले हमला नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ कई ड्रोन्स भी शामिल होंगे, और तब फाइटर जेट इन ड्रोन्स के कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। और किसी भी हमले में अगर ज्यादा खतरा होगा तो वहां फाइटर जेट की बजाय
पायलट की जान खतरे में डालने की बजाय ड्रोन्स हमला करेंगे ताकि पायलट वाले फाइटर जेट्स खतरे से दूर रहें और सुरक्षित रहें। भारत भी अपना एक ऐसा ही सिस्टम बना रहा है जिसका नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स। आने वाले समय में हो सकता है कि फाइटर जेट से पायलट को हटाकर उसे अनमैन्ड फाइटर जेट बना दिया जाए। इस समय अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी ऐसा ही फाइटर जेट बना रही है और इसका नाम है फ्यूरी, जिसमें पायलट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इस युद्ध से दुनिया जो देख रही है, सीख रही है, वो ये कि ऐसा ना हो कि आजकल के जो फाइटर जेट हैं ये कुछ समय में ये टेक्नोलॉजी भी बदल जाए, फाइटर जेट की ज़रूरत ही ना पड़े। आज आप एक हज़ार रुपये का एक फाइटर जेट खरीदते हैं और वही काम अगर 20 लाख या 40 लाख का ड्रोन्स कर सकता है तो फिर फाइटर जेट की ज़रूरत क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को, बड़ी बड़ी सेनाओं को आगे चलकर सोचना पड़ेगा। और ईरान ने ये जो आइडिया है ये पूरी दुनिया को दे दिया है। ईरान से पहले रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी जिस प्रकार से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ उससे भी दुनिया को ये समझ में आ गया था, लेकिन ईरान ने जितने अच्छे तरीके से अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है उससे ऐसा लगता ही नहीं कि ईरान की अपनी वायुसेना जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अमेरिका पहले भी कई बार कह चुका है कि हमने ईरान की वायुसेना को समाप्त कर दिया है। अब सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास वायुसेना ना हो, जिसके पास फाइटर जेट्स ना हो, लेकिन तब भी वो अपने ड्रोन से दुश्मन की नाक में दम किए हुए है। ये है ना बिल्कुल एक नई युद्ध की थ्योरी, एक आप समझ लीजिए कि एक नई रणनीति ईरान ने दुनिया को सिखाई है। अब देखिए, पिछले 2 दिनों से पूरी दुनिया सिर्फ ये जानना चाहती है कि अमेरिका ईरान के साथ जो बातचीत कर रहा है, आखिर ये बातचीत ईरान के किन नेताओं से हो रही है? ऐसे कौन से नेता हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले युद्ध विराम का ऐलान करते हुए यह दावा किया था कि ईरान के साथ उनकी बड़ी सकारात्मक बातचीत चल रही है, लेकिन आज ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के साथ उनकी किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं चल रही और उसने अमेरिका के बातचीत के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। ईरान के मुताबिक अमेरिका इस बातचीत को लेकर पूरी दुनिया में अफवाह फैला रहा है। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका की कूटनीति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो बातचीत के नाम पर धोखा देता है। ईरान ने यह मांग रखी है कि उसके खिलाफ हर तरह के हमले तुरंत बंद होने चाहिए और ईरान को यह पक्की गारंटी मिले ताकि भविष्य में फिर से कोई युद्ध ना हो, तब हो सकता है कि वो बात करे। ईरान ने कहा है कि युद्ध में हुए नुकसान का ईरान को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए और युद्ध उसी समय खत्म होगा जब ये सारी ईरान की शर्तें मान ली जाएंगी। अब पूरी दुनिया ये सिर्फ ये जानना चाहती है कि अमेरिका की ईरान में आखिर किन नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। पिछले 2 दिनों से दुनिया भर में तमाम खबरें और अटकलें चल रही हैं, बातचीत और नेगोशिएशंस के दावे किए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से एक बातचीत करने के लिए अलग टीम बना दी गई है, इसमें कौन कौन लोग हैं। ईरान की तरफ से भी कई लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये किसी तीसरे देश में जाकर बातचीत करेंगे, प्राइवेट प्लेन में यहाँ जा रहे हैं, प्राइवेट प्लेन में बैठकर वहाँ जा रहे हैं और दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन आखिर ये कौन से नेता हैं जो बातचीत कर रहे हैं ईरान के? क्योंकि ईरान ने तो आज बिल्कुल साफ कह दिया कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ये बातचीत अपने आप से ही कर रहा है। ईरान इन सभी खबरों को अब तक खारिज कर चुका है कि ना तो कोई बातचीत हुई है और ना आगे होने की संभावना है। आज ईरान की सेना ने भी ये ताना मारते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद अपने आप से ही बातचीत कर रहा है। ईरानी सेना ने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका का इस इलाके में जो निवेश है, यानी उसका जो इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ना तो वापस मिलेगा और ना ही पहले की तरह तेल और गैस के दाम अब सस्ते रहेंगे। ईरान युद्ध के 26 दिन हो चुके हैं और आज पहली बार इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की चर्चा हुई है। आप याद कीजिए, 1-2 दिन पहले हमने आपसे कहा था कि इस युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र कहाँ है, कहाँ गायब है, कहाँ सोया हुआ है, किसी ने अभी तक ये जानने की कोशिश ही नहीं की। संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक अपनी कोई भी भूमिका इस युद्ध में निभाई क्यों नहीं? उन्होंने इस युद्ध को रोका क्यों नहीं? आज सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ओमान जैसे देशों ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ईरान के हमलों को लेकर शिकायत की है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खाड़ी के इन देशों ने ईरान पर खुलकर आरोप लगाया कि ईरान का हमला उनके लिए अब अस्तित्व का खतरा बन गया है।
खाड़ी देशों के मुताबिक ईरान जानबूझकर हमला करके उनके यहाँ पर डर फैलाना चाहता है और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता लाना चाहता है। ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले को बिल्कुल सही ठहराया है और कहा है कि पहले अमेरिका और इजराइल ने ही ये युद्ध शुरू किया और ईरान पर हमला किया और वो सिर्फ अपने ऊपर हो रहे हमले का जवाब दे रहा है। खाड़ी के ये देश अब ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव ला रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में, जिसमें ईरान के हमलों की निंदा की जाएगी और इन हमलों से हुए नुकसान पर ईरान से मुआवजे की मांग की जाएगी। ये सारे देश अब चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र इस पूरे मामले पर निगरानी रखे। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कहा है कि अगर आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया तो इसे वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध माना जा सकता है। इस युद्ध को 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अब तक इस युद्ध में कोई खास भूमिका निभा नहीं पाया और न ही युद्ध विराम के लिए वो किसी भी भूमिका में नजर आ रहा है। ये दुनिया में शांति के सबसे बड़े मंच की सबसे कड़वी सच्चाई है। विडंबना यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ही इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि यह मंच भविष्य में दुनिया भर में होने वाले युद्ध और संघर्षों को रोकेगा। खाड़ी देशों ने अब ये शिकायत संयुक्त राष्ट्र में जाकर की है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के पास क्या वाकई इतनी ताकत है? संयुक्त राष्ट्र इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? इस पर पूरी दुनिया को शक है और इसीलिए भारत जैसे देश काफ़ी समय से ये कहते आ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के स्ट्रक्चर में अब बदलाव लाने की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है इसे हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अब बहुत पुराने ज़माने का एक आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाई देता है, जिसका आज की जियोपॉलिटिक्स में, आज की राजनीति में, आज के युद्ध में, आज के संघर्ष में उसकी ना तो कोई भूमिका है और ना ही उसके पास कोई ताकत है कि वो कुछ भी कर सके। खाड़ी देशों के बारे में आज दूसरी खबर यह है कि अब सऊदी अरब चाहता है कि ईरान पर अमेरिका के ये हमले जारी रहें। अमेरिका के बड़े अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस युद्ध के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार राष्ट्रपति ट्रंप के संपर्क में थे और मोहम्मद बिन सलमान ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान पर हमला जारी रखने के लिए कहा है। यानी सऊदी अरब ने इन हमलों को अपना समर्थन दिया है। ये ईरान के लिए नोट करने वाली बात है। ऐसा अमेरिका के एक अखबार में छपा है, जो मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। अब सऊदी अरब का इस बारे में कुछ और अगर कहना है तो सऊदी अरब को इसके बारे में स्पष्टीकरण करना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है सऊदी अरब का ये कहना कि ईरान पर हमले जारी रखे जाएं। अब इस बात को डिकोड करते हैं कि अमेरिका ने ये जो युद्ध विराम किया है, इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है, क्या चाहता है अमेरिका? क्या युद्ध विराम के बीच अमेरिका ईरान में किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? शुक्रवार यानी 27 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये सीज फायर खत्म हो रहा है। 5 दिन की बात उन्होंने कही थी, 5 दिन खत्म हो जाएंगे और शुक्रवार को ही अमेरिका के 3000 अतिरिक्त सैनिक पश्चिम एशिया पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावना है। अमेरिकी सेना की इस यूनिट का नाम है 82nd एयरबॉर्न डिवीजन और इसे अमेरिका की इमीडिएट रिस्पांस फोर्स भी कहते हैं। ये फोर्स दुनिया में कहीं भी 18 घंटे के अंदर तैनात हो सकती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में 18 घंटे में पहुंचकर तैनात हो जाएगी और इसके सैनिक किसी एयरक्राफ्ट से पैराशूट के जरिए सीधे युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं। यानी अगर अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं भी अचानक हमला करना चाहे या किसी रणनीतिक इलाके पर कब्जा करना चाहे तो सबसे पहले ग्राउंड पर इसी फोर्स को भेजा जाता है। इन सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये बड़े हथियारों की मदद के बिना भी दुश्मन के इलाके में तेजी से दाखिल होकर कब्जा कर सकते हैं।
वर्ष 1917 में इस फोर्स की स्थापना हुई थी और दूसरे विश्व युद्ध में इसने कई ऐतिहासिक सैन्य ऑपरेशन किए। वर्ष 1944 में इसी फोर्स के 6000 सैनिकों ने रात के अंधेरे में फ्रांस के नॉर्मंडी इलाके में हमला करके जर्मनी की सेना को पराजित कर दिया था। ये फोर्स दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज तक अमेरिका के लगभग हर छोटे और बड़े युद्धों में शामिल रही है। इससे पहले अमेरिका लगभग 4500 मरीन कमांडोज को भी पश्चिम एशिया में भेज चुका है। अमेरिका के बाद इजराइल ने भी अपने 4 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इजराइल ने यह फैसला किया है। इजराइल का दावा है कि यह फैसला अलग अलग मोर्चों पर बढ़ती चुनौतियों के बाद लिया गया। इजराइल की सेना इस समय ईरान पर हवाई हमले करने के साथ साथ लेबनान के खिलाफ भी जमीनी युद्ध लड़ रही है। और आज पश्चिम एशिया में संकट पर हमारे देश में एक सर्वदलीय बैठक हुई। युद्ध के शुरू होने के बाद ये भारत में पहली सर्वदलीय बैठक है। सरकार ने इस बैठक को बुलाया था, जिसमें देश के सभी विपक्षी सभी दलों को बुलाया गया और इस युद्ध को लेकर सरकार की तैयारी के बारे में बताया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री और विदेश मंत्री सहित सरकार के 7 सीनियर मंत्री शामिल हुए। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हुए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बैठक में नहीं आए। अब आपको इस बैठक की कुछ बड़ी जानकारियां देते हैं जो सरकार ने विपक्षी पार्टियों को बताई हैं। पहला, देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पहले से ही जरूरत के मुताबिक पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। दूसरा, दूसरे देशों से ईंधन की सप्लाई के लिए पहले ही बुकिंग की जा चुकी है और जल्द ही ज्यादा से ज्यादा शिप्स भारत आने वाले हैं। तीसरा, सरकार लगातार कई देशों से बातचीत कर रही है और कई दूसरे देशों से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और एलएनजी मंगाया जा रहा है। चौथा, भारत जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत मजबूत स्थिति में है और अपनी जरूरत के मुताबिक फैसले ले रहा है। भारत वो फैसले ले रहा है जो भारत के लिए सही हैं, जो भारत के लोगों के लिए सही है। और पांचवां, पाकिस्तान के मध्यस्थता वाली खबरों पर विदेश मंत्री ने इस बैठक में कहा कि ये अमेरिका की मर्जी है कि वो किसे मध्यस्थता के लिए चुनता है, लेकिन भारत की अपनी स्वतंत्र कूटनीति है और सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। इस सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, यानी सरकार के इतने सारी जानकारी देने के बाद भी विपक्ष के नेता यही कहते हैं कि उनके सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिले। जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में संघर्ष के वजह से जो उत्पन्न हुआ है, उससे भारत को किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और भारतीय लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है, इसके बारे में कई सवाल विपक्ष के साथियों ने किया और सरकार की ओर से व्यापक अच्छी तरह से जवाब दिया। सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया। और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। बहुत सारे सवाल जो जरूरी सवाल थे, सारे सवाल विपक्ष की तरफ से आए, लेकिन आज के इस मौके पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो 193 की चर्चा लोकसभा में मांगी गई और 176 में राज्यसभा में मांगी गई, वो चर्चा हो तो चर्चा के माध्यम से चीजें पूरे देश के सामने साफ साफ होंगी, यही हमारी मांग है। और जहां तक जवाब का सवाल सरकार के, बहुत सारे विपक्ष के जो सवाल थे उसका कोई खास संतोषजनक ऐसा जवाब नहीं है जिसको मैं आपके सामने कह सकूं। ये तो चल रहा है और पाकिस्तान जो एक हमसे छोटा मुल्क है और जो हर तरह से हमसे कमजोर है, वो आज मीडिएटर बन रहा है और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और हम अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। हमारे देश में जो सरकार की बड़ी तेल कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन्होंने आज ये कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और उन्होंने ये भी कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो झूठी हैं।
इसके साथ ही आम लोगों से ये अपील की गई है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही ईंधन खरीदें, क्योंकि आजकल जैसा कि आप जानते हैं अफवाहें बहुत तेज़ी से उड़ती हैं और अफवाहें ये होती हैं कि तेल की कमी होने वाली है, बिजली गैस की कमी होने वाली है, और इसके बाद लोगों में पैनिक मच जाता है और धीरे धीरे लोग ज़्यादा पेट्रोल डीजल खरीदने लगते हैं या ज़्यादा गैस खरीदने लगते हैं, ज़्यादा सिलेंडर खरीदने लगते हैं, और उसके बाद फिर देश में इन चीज़ों की कमी हो जाती है, क्योंकि हम जो हमारी औसत खपत है उससे कहीं ज़्यादा खरीदारी करने लगते हैं। इसलिए इन अफवाहों से आपको बचना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत में इस समय की जो सरकार है वो ऐसी है जिसे आप दूरदर्शी सरकार कह सकते हैं। वो भविष्य के लिए, इस प्रकार के दिनों के लिए, ऐसी परिस्थितियों के लिए पहले से तैयारी करके रखती है। और इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया भर में जो दूसरे देश हैं वहाँ पर महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है, वहाँ पर तेल की किल्लत हो रही है, पेट्रोल पंप के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, चाहे कोई भी देश हो। बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ दफ्तरों को बंद करना शुरू कर दिया है, लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए अलग अलग देश कह रहे हैं। उन्होंने बाज़ारों को बंद करना शुरू कर दिया है और ईंधन पर राशनिंग लगा दी है कि किसी को भी एक लिमिट के बाद ईंधन नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश में आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। अब ईरान युद्ध परमाणु हथियारों की वजह से शुरू हुआ था, आपको याद होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि परमाणु हथियारों को लेकर भी दुनिया का दोहरा रवैया है। परमाणु हथियार किसके पास हैं, इस पर निर्भर करता है कि दुनिया और शक्तिशाली देश उस पर क्या व्यवहार करेंगे। क्योंकि अब हम नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अमेरिका की खामोशी को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कैसे दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स चलते हैं। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन किसी देश ने कभी नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान पर हमला इसलिए करने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार हैं। भारत एक अकेला देश है जिसने पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को सबक सिखाया। सिर्फ हमने ये काम किया जब हम ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन हमने पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाया था। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान पर किसी देश ने यह कहकर हमला नहीं किया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा है और इसे रोकना होगा, इसलिए इस पर हमला कर दो। नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार बना रहा है, इसे रोकना चाहिए, इसलिए नॉर्थ कोरिया पर हमला कर दो। इन दोनों देशों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने परमाणु हथियार चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाए हैं, गैर कानूनी तरीके से बनाए हैं, लेकिन दुनिया ने इन दोनों को छोड़ दिया। ईरान पर परमाणु हथियारों के बहाने हमला करने वाला अमेरिका और उसके सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पर बिल्कुल खामोश रहते हैं। अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो कहा कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था और इस परमाणु कार्यक्रम को रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और इसलिए हमने ईरान पर हमला कर दिया क्योंकि हम बनाने नहीं देंगे उसे परमाणु हथियार। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान के पास ऐसे परमाणु हथियार जो अभी बने भी नहीं थे, तैयार भी नहीं थे, अगर वो दुनिया के लिए एक खतरा है, तो पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार हैं क्या वो दुनिया के लिए खतरा नहीं है? नॉर्थ कोरिया में जो परमाणु हथियार हैं क्या वो दुनिया के लिए खतरा नहीं है? और इन दोनों देशों को दुनिया ने कैसे छोड़ दिया? पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ही ऐसे 2 देश हैं जो अपने परमाणु हथियारों से पूरी दुनिया को आज खुलकर डरा रहे हैं। दुनिया में आज सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और ये हैं अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। लेकिन इन देशों में 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने चोरी करके गैर कानूनी तरीके से अपना परमाणु बम बनाया, और ये देश हैं नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने इस तरह परमाणु हथियार धीरे धीरे विकसित किए, कभी टेक्नोलॉजी बाहर से चुराई, गैर कानूनी तरीके से सारा सामान इकट्ठा किया और धीरे धीरे चुपचाप अपने परमाणु हथियार बना लिए, और आज उनके आधार पर ये पूरी दुनिया को धमका रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों देशों को चीन से पूरी मदद मिली। नॉर्थ कोरिया के पास भी जो हथियार हैं वो चीन की मदद से आए हैं, और पाकिस्तान के पास भी जो हैं वो भी सारे चीन से आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों देशों का चरित्र अलग है। नॉर्थ कोरिया ने चीन से मदद ली और आज भी वो खुलकर
चीन का साथ देता है, यानी चीन के प्रति उसकी वफादारी आज भी 100% है। चीन के अलावा वो और कहीं नहीं जाता। जबकि पाकिस्तान ने सब कुछ चीन से हासिल किया, लेकिन आज वो चीन से ज़्यादा अमेरिका से दोस्ती कर रहा है। आज वो अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है, जबकि सारे हथियार चीन से लिए हैं। स्वीडन की एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सिप्री के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास 50 से 100 परमाणु हथियार हो सकते हैं और नॉर्थ कोरिया के पास 3 ऐसी ICBM भी हैं जिनकी रेंज 13,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल परमाणु हमला कर सकती है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC की दूरी 11,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने 23 मार्च को अपनी संसद में कहा कि ईरान पर हुए हमलों ने नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के फैसले को बिल्कुल सही साबित किया है। उनका कहना है कि आज की दुनिया में किसी भी देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी परमाणु हथियार ही हैं। इसलिए नॉर्थ कोरिया पर आज कोई इसलिए हमले नहीं करता क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं, और ईरान पर इसलिए हमले हो गए क्योंकि ईरान के परमाणु हथियार तैयार नहीं थे, उसके पास परमाणु हथियार नहीं थे, ऐसा नॉर्थ कोरिया का कहना है। आज ईरान भी ये सोचता होगा कि अगर उसके पास भी परमाणु हथियार होते तो उस पर हमला करने की किसी और देश की हिम्मत न होती। लेकिन यहाँ एक और बड़ा खतरा छिपा है। जब किसी ऐसे देश के पास परमाणु हथियार आ जाएं जहां पर लोकतंत्र बहुत कमजोर है, जहां पर एक ऐसी पार्टी का शासन हो जहां पर सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, तब दुनिया के लिए परमाणु हथियारों का खतरा और बढ़ जाता है। आपने सुसाइड बॉम्बर के बारे में जरूर सुना होगा। आत्मघाती हमलावर जो होते हैं, अक्सर ऐसे हमलावर आतंकवादी होते हैं। ये अपने आप को उड़ा लेते हैं, खुद भी मारे जाते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या कोई देश भी आत्मघाती देश बन सकता है? सोचिए, अगर ईरान के पास आज परमाणु हथियार होता तो एक बड़ी बात तो यह है कि वो धमका सकता था पूरी दुनिया को। लेकिन अगर परमाणु हथियार होता तो आज ईरान क्या कर सकता था? ईरान की जब युद्ध में हारने वाली स्थिति होती, कल्पना कीजिए, उसके बाद जब उसे लगता कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, हार निश्चित है, और वो आखिरी कदम के तौर पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर लेता, तब क्या होता? यही वजह है कि दुनिया में परमाणु हथियार सिर्फ ताकत नहीं है बल्कि सबसे बड़ा डर भी बन चुके हैं। लेकिन इनके साथ जिम्मेदारी बहुत आवश्यक है। परमाणु हथियारों को ऐसे ही देश के पास होना चाहिए जिस देश में पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो देश सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, जहां पर अलग अलग संगठन हैं, जहां पर यह फैसला मिलकर लिया जाएगा कि परमाणु हथियार कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है। और जब पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं, पाकिस्तान तो खुलकर यह बात कहता है कि अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। वो ये बात क्यों कहता है? इसलिए क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान जैसे देश किसी के बीच मध्यस्थता कराने का ऑफर करते हैं, बीच में कूदने की बात करते हैं, तो एक और बड़ी बात यह है कि क्या इस तरह के देशों का जो चरित्र है वो इतना विश्वसनीय है कि उनकी बात पर कोई भी विश्वास कर सके। अब आखिर में आपको अपने देश की एक बात बताते हैं। आपको भारत में पहली इच्छा मृत्यु के बारे में बताते हैं। 11 मार्च को 35 साल के जिस युवक को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी, कल यानी 24 मार्च को उसकी मृत्यु हो गई। या आप ये कह लीजिए कि आखिरकार उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। इसलिए इस विश्लेषण की शुरुआत संस्कृत के एक प्रसिद्ध वाक्य से करते हैं और वो है अंततः अस्ति प्रारंभः। इसका अर्थ है अंत ही शुरुआत है। आज ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि 35 साल के हरीश राणा की जिंदगी और उसकी अंतिम विदाई की पूरी कहानी को बताता है। हरीश राणा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अंग अब दूसरे लोगों में जिंदा रहेंगे। उनकी आंखें अब किसी और की दुनिया को रोशन करेंगी। उनका दिल किसी और के सीने में धड़कता रहेगा, क्योंकि हरीश राणा की आंखें और अन्य जो उनके ऑर्गन्स हैं वो मरने से पहले दान करके गए हैं। यानी पिछले 13 वर्षों से जो व्यक्ति अपनी जिंदगी जी नहीं पाया, अब उसके अंग दूसरे लोगों को जीवित रखेंगे। आज हम आपको हरीश राणा की इस शोक सभा में लेकर चलेंगे, जहां आंसुओं के बीच एक संतोष है और अंतिम विदाई के साथ जीवन का विस्तार भी है।
सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद हरीश को दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था। वहां धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया गया और फिर 24 मार्च को उनकी मृत्यु हुई। हरीश जो चाहते थे आखिरकार उन्हें मिल गया। लोग तो जिंदगी चाहते हैं लेकिन वो मौत चाहते थे। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बहुत भावुक पल होता है। वो यही सूक्ष्म में अपने शरीर के आसपास ही। आज हरीश ने अपनी मृत्यु को भी एक उत्सव बना दिया, क्योंकि उनकी अंतिम विदाई उनके परिवार को एक सुकून देकर गई है। हम सब जीने के लिए लड़ते हैं, कभी हालात से लड़ते हैं तो कभी खुद से लड़ते हैं। ज़िंदगी आसान नहीं होती, फिर भी हम हर दिन उसे थामे रखते हैं। लेकिन हरीश राणा की कहानी बिल्कुल अलग है। उसे ज़िंदगी चाहिए ही नहीं थी, उसने तो अदालत से मौत मांगी थी। वर्ष 2013 में एक हादसा हुआ जब वो चौथी मंजिल से नीचे गिर गए और इस हादसे की वजह से हरीश राणा कोमा में चले गए। दिन बीतते गए, साल गुजर गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी वहीं पर ठहर गई। 13 साल तक वो सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा थे और वो खुद से अपने आप से अपना कोई काम नहीं कर सकते थे। यानी ना उन्हें होश था, ना बातचीत कर सकते थे, ना कोई प्रतिक्रिया। डॉक्टरों ने भी मान लिया कि अब वो कभी ठीक नहीं होंगे। और ऐसे में सवाल है कि क्या यही जीवन है? इसी सवाल के साथ हरीश ने सुप्रीम कोर्ट से अपने लिए जिंदगी नहीं बल्कि एक सम्मानजनक अंत मांगा। अदालत ने भी इच्छा मृत्यु के रूप में हरीश को सम्मान के साथ अंतिम विदाई की अनुमति दे दी और इस तरह 13 वर्षों से चला रहा एक अंतहीन दर्द समाप्त हुआ। हरीश के जिन अंगों को दान किया गया है उससे कम से कम 7 लोगों की जिंदगी बच सकती है। हरीश की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि उस सवाल का जवाब भी है कि क्या हर हाल में जिंदा रहना ही जीवन है या सम्मान के साथ अंतिम विदा लेना भी एक अधिकार होना चाहिए? क्या यही जिसे हम अंत समझते हैं, क्या ये एक शुरुआत नहीं है? और अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद आपको चीन के 7 कुत्तों की कहानी सुनाएंगे जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इन कुत्तों को बाजार में लेकर जाया जा रहा था ट्रक में भरकर, जहां इनकी हत्या करके इनका मीट बाजार में बेच दिया जाता। लेकिन 7 कुत्ते ऐसे थे जो उस ट्रक से बचकर भाग गए और कैसे लंबे संघर्ष के बाद ये सारे कुत्ते अपने अपने घरों तक पहुंच गए, ये कहानी है। और इस कहानी को आप मिस मत कीजिएगा इस ब्रेक के बाद। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाता है दबा के ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930
या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित भारत। अब आपको आज की सबसे स्पेशल कहानी दिखाते हैं। आपको चीन के 7 कुत्तों की संघर्ष की ऐसी कहानी आज हम दिखाएंगे जिन्हें दुनिया भर में लोग द 7 ब्रेव कह रहे हैं, यानी 7 बहादुर। इन कुत्तों को चोरी करके एक डॉग मीट मार्केट में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जहां इन डॉग्स को मारकर उनके मीट को बाजार में बेच दिया जाता। ट्रक में बंद इन डॉग्स के सामने साक्षात मौत खड़ी थी, लेकिन कहते हैं कि जब जीने की इच्छा मजबूत हो तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। और जैसे ही मौका मिला, इन कुत्तों ने उस ट्रक से छलांग लगा दी। अब वो आज़ाद तो थे, लेकिन चुनौतियों का अंत हुआ नहीं था। अनजान रास्ता, ठंडी हवा, भूख, डर और लंबे सफर के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी। इन 7 ने सिर्फ एक फैसला किया कि ये अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ चलेंगे। इन डॉग्स ने 2 दिन तक चलते हुए लगभग 17 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय किया। ये सड़क के आवारा कुत्ते नहीं थे, ये विदेशी नस्ल के पालतू कुत्ते थे जो अच्छे घरों में रहा करते थे, जिन्हें सड़क के खतरों का बिल्कुल कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि ये जीवन में कभी सड़क पर आए ही नहीं। ये तो अच्छे घरों में रहा करते थे। 7 में से एक डॉग घायल था। वो बार बार चलते चलते रुक जाता था या बैठ जाता था, लेकिन बाकी के 6 कुत्तों ने उसे छोड़ा नहीं और उसके बिना ये सारे कुत्ते आगे नहीं बढ़े। और जब वो रुकता तो ये बाकी के 6 भी रुक जाते थे, और जब वो उठता तब ये उसके साथ चलते थे। संघर्ष के सफर में ये सभी एक परिवार की तरह बन गए और आखिरकार लंबा सफर तय करके ये सभी अपने अपने घरों तक पहुंच गए। इन 7 डॉग्स की कहानी सोशल मीडिया तक जब पहुंची तो ये 7 रातों रात हीरो बन गए। इस कहानी में दुनिया के लिए 3 बड़े संदेश छिपे हैं। पहला, यूनिटी यानी एकता। जब एकता होती है तब बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार की जा सकती है। दूसरा, लॉयल्टी यानी वफादारी। डॉग्स की वफादारी की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, और इन 7 ने इस वफादारी के सच को दुनिया भर को दिखाया। और तीसरा, होम कमिंग यानी घर वापसी। जब घर लौटने की चाहत बहुत मजबूत होती है तब सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। आज जब छोटी छोटी बातों पर इंसानों के परिवार टूट जाते हैं, मुश्किल समय में अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब ये बेजुबान जानवर हमें सिखा रहे हैं कि एकता में कितनी ताकत होती है। ये कहानी सिर्फ 7 डॉग्स की नहीं, ये कहानी उस सिस्टम की भी है जहां मासूम जानवरों को चोरी करके या उनकी हत्या करके उनका मांस बाजार में बेच दिया जाता है। और फिर यही इंसान एक वो इंसान है जो इन्हें पकड़ते हैं, इन्हें मारते हैं, फिर इन्हें बेच देते हैं। इनके मीट को बेचा जाता है और फिर वही दूसरा इंसान उसे खरीद कर खा भी लेता है। आज द 7 ब्रेव्स ने हमें यह सिखा दिया कि प्यार, वफादारी और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह भी है कि जब प्रकृति ने इस धरती पर जानवरों की रचना की और जब ये सारे जानवर आए जिसमें इंसान भी थे, तो ये जो धरती है, ये जो हमारा दुनिया है सारी, ये सबकी थी। ये इंसान की भी थी, ये जानवरों की भी थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस पृथ्वी पर जानवरों ने कब्जा कर लिया और इंसानों ने कब्जा कर लिया और जानवरों के लिए रहने की जगह ही नहीं बची। और आज आप देख लीजिए कि जानवर इधर से उधर लगातार भटक रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि इंसान की ज़रूरतें पूरे होने का नाम ही नहीं ले रही। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत।
भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और एकांत मूर्ख के लिए कैद खाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग। नमस्कार। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्म